यार ये एक एसी चला दो। एक एसी चला दो फिलहाल, यहाँ का चलवाना है। ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना कॉलेज अलजेब्रा का सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली कॉलेज अलजेब्रा का जो कोर्स है, अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो दो ही सेक्शंस पे बेस कर रहा है। द फर्स्ट वन इज द अलजेब्रा एंड सेकंड इज ट्रिगोनोमेट्री। अब ये ट्रिगोनोमेट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें फंडामेंटल्स को देखने के बाद इसकी एप्लीकेशंस हम अटेम्प्ट करेंगे, और एप्लीकेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह की हेल्प से उन वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मालूम करेंगे। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका वो फंडामेंटल बैकग्राउंड नहीं है जिसमें कि जिसकी वजह से कि आपको कॉलेज अलजेब्रा पढ़ना पड़ रहा है, तो उनको हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके ये बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। बात शुरू कहाँ से की है उन्होंने? एंगल्स से, कि एंगल्स क्या है। देखिए, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो बेसिकली एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट कह लें आप इसको, ठीक है, या एक्स एक्सेस कह लें, ठीक है। अब अगर मैं फर्ज करें इसके साथ एक अनदर लाइन यूं बनाऊं, तो ज़ाहिर है कुछ इंक्लिनेशन होगा। अब इस इंक्लिनेशन से अगर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। राइट नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इस वक्त ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई एंगल थीटा होगा, कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोई आर होगा जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर कह रहे हैं या हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं। तो इस पर कुछ थ्योरम्स अप्लाई होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इनको सॉल्व करने के, थीटा कैलकुलेट करने के कोई ना कोई प्रोसीजर्स होंगे ना। वो क्या होंगे, किस तरह हम मालूम कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री असल में क्या चीज़ है? ट्राइंगल को एक्सप्लोर करना, ट्राइंगल को एक्सप्लोर करना। और ट्राइंगल बेसिकली कैसे एक्सप्लोर होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कहता हूँ कि ये एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर एक पार्टिकल मूव करते हुए
यहाँ आ जाए, तो अब ये जो एंगल था ये बढ़ गया, ये कैसे निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सिचुएशन होगी, ये सारी चीज़ें हमें ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करनी होती है। अब देखिए जैसे यहाँ ये कह रहा है गोल्फर स्विंग्स टू हिट अ बॉल ओवर अ सैंड ट्रैप एंड ऑन टू दिस ग्रीन एन एयरप्लेन, ये एक इन्होंने यहाँ एक पूरा सेंटेंस बता दिया कि अगर कोई गोल्फर, वालेकुम अस्सलाम, बॉल को हिट करता है तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। एयरप्लेन एयरलाइन पायलट मेजर्स मैन्यूवर्स अ प्लेन टुवर्ड्स अ नैरो रनवे, ये भी एक केस हो सकता है। अ ड्रेस डिजाइनर क्रिएट्स द लेटेस्ट फैशन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वो कहता है व्हाट डू दे ऑल हैव इन कॉमन, दे ऑल वर्क विद एंगल्स। ये तीनों जो एग्जांपल्स दिए ये कुछ एंगल्स पे काम कर रहे हैं। एक कॉमन चीज जो है वो ये है कि ड्रेस डिजाइनर कुछ एंगल्स होंगे जिन एंगल से स्टिचिंग करेगा। इसी तरह एयर, ये क्या हुआ? तो ऐसा लगा स्पार्क हुआ है एकदम, मतलब लाइट नहीं गई है मुझे जहां तक फील हो रहा है ये। हो सकता है लाइट ही गई हो। हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। नहीं तो माइक वगैरह भी तो ऑफ हो गया होगा ना, माइक ऑफ हो गया होगा तो। क्योंकि क्लास यहाँ लाइट चली गई थी शायद, क्या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज तो क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके। तो हम ये बात कर रहे थे कि इनमें कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन इनकी एंगल, एंगल की प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन हो सकती हैं। ड्रेस डिजाइनर भी ज़ाहिर है कोई एंगल के अकॉर्डिंग स्टिचिंग करेगा या कटिंग करेगा। एयरप्लेन एयरलाइन पायलट भी यही काम करेगा। गोल्फर भी एक 45 डिग्री एंगल से कोशिश करेगा हिट हो, ताकि मैक्सिमम रेंज कवर कर सके। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये डायग्राम मैंने स्क्रीन शेयर की है। इस डायग्राम में देखिए इन्होंने कहा ये वर्टेक्स है, जहाँ पर भी दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट होगा, दैट इज अ वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इसमें ये वर्टेक्स पॉइंट है डी के साथ एक स्ट्रेट लाइन, इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन। तो ये कहता है एंगल डी ई एफ, डी से ई, ई से एफ, तो ये जो बीच वाला है ना ई, इस पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं ये एंगल डी ई एफ है, या इसको आप तुम थीटा कह लो। तो ये जो एंगल है, इस एंगल की मेजरमेंट हमें करनी है। तो कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको भी मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, जो बात अभी मैंने आपको बताई। तो ये मेजरमेंट्स हमें करनी है। अच्छा, अब ये कहता है कि कुछ वी हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ एंगल, हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप एंगल हैं, जैसे कि जिनके के टर्मिनल साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। टर्मिनल साइड मिसाल के तौर पर ये है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या होता है, गौर से समझो। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ एंगल अभी कुछ नहीं है, ये है जीरो एक्स एक्सिस की लाइन पर। एक्स एक्सिस की लाइन में कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं, कोई, देयर इज नो इंक्लिनेशन। अगर कोई इंक्लिनेशन नहीं है तो जाहिर है फिर कोई एंगल भी नहीं है। कहता है मूव कर दिया आपने इस लाइन को उठा के 45 पे नहीं,
45 पे नहीं, बल्कि तुम इसको 90 पे ले आए बिल्कुल यहाँ पर, ये एंगल 90 बन गया और तुम क्वाड्रेंट 2 के अंदर एंटर हो गए एक तरह से। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 के की बाउंड्री पे खड़े हो तो, और अब तुम क्वाड्रेंट 2 की तरफ जा रहे हो। क्वाड्रेंट 2 ये पूरा कंप्लीट कर लिया, तो एंगल मेजर कहाँ से होगा? एक्स एक्सिस से ही। एंगल की जो मेजरमेंट है वो एक्स एक्सिस से ही। समझो ये लाइन यूं थी, मूव करते हुए इसको लेकर आए यूं, पहले 90 कवर किया, यूं कवर किया, 180 कवर किया, और अब लाइन इस एक्सिस पे यूं पड़ी हुई है। ठीक है, एक बच्चा कह सकता है सर बात यह है कि लाइन तो फिर दोबारा से हॉरिजॉन्टल हो गई, यूं हो गई, और हाँ, यानी एक बच्चा ये कह सकता है ना कि सर ये तो फिर दोबारा उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गई, तो ये तो कोई इंक्लिनेशन नहीं रखती। तो याद रखो, इंक्लिनेशन जो है ना, एंगल, वो मेजर होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा, तभी तो ये पूरा ये पूरा 90 ये और 90 ये, तो मिला के क्या बना ये 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर हुआ 270, वापस आएगा 360 और फिर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। Quadrantal angle, an angle is a quadrantal angle if the terminal side lies on the x-axis, on an x-axis including 0 होगा, 90, 180, 270, 360, ये क्वाड्रेंटल एंगल, क्योंकि पूरे पूरे क्वाड्रेंट को कवर कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद ये कहते हैं रिलेटिंग आर्क लेंथ टू द रेडियस। गौर से समझिए, देखिए एक सर्कल बनाता हूं आपके सामने। ठीक है, सेंटर पॉइंट, एक्स एक्सिस। अब एक पार्टिकल यहाँ इस बाउंड्री पे मूव करता हुआ यहाँ तक आ गया, ठीक है, इस पॉइंट तक आ गया, मिला दिया इसको, कुछ एंगल थीटा है, रेडियस है, ये एक आर्क जो पार्टिकल इस बाउंड्री लाइन पर मूव करता हुआ आ रहा है, इस बाउंड्री लाइन पर मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस आर्क लेंथ को मैं एस कहता हूँ। क्या कहते हैं? एस इज एन आर्क लेंथ। ये एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा थीटा के। जितना ज़्यादा एंगल का की वैल्यू होगी या इंक्लिनेशन होगा, उतना ज़्यादा ये आर्क लेंथ होगी। ठीक है, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एस इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज अ रेडियस ऑफ एन एंगल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेंथ ऑफ द कर्व, देखिए क्या कहा है इसने, एन आर्क लेंथ इज एस इज द लेंथ ऑफ द कर्व अलोंग द आर्क, जस्ट एज द फुल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज हैज अ कांस्टेंट रेशियो टू द रेडियस। जैसे अगर हम पूरा सर्कमफेरेंस लें सर्कल का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होता है। इसका कांस्टेंट रेशियो होगा रेडियस के साथ, और ये अगर कैंसिल आउट हो तो 2 पाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो the arc length produced by any given angle also has a constant relation to the radius. Radius के साथ इसका हमेशा constant relation होगा, यानी s is directly proportional to theta ही होगा, और s is equal to r theta, तो radius is equal to s by theta। समझ में आ रही है बात? रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय इंक्लिनेशन। जितना ज्यादा इंक्लिनेशन और आर्क लेंथ का रेशियो होगा, उतना ज्यादा जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करने में हमें आसानी रहेगी। तो ये कहते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा, हाँ जाहिर है आप एस इज इक्वल टू आर थीटा जब कह रहे हैं, तो थीटा अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट थीटा, दैट इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक, अब यहाँ इन्होंने ये बताया है कि देखिए, अगर एस और आर को हम बराबर रख लें, एस और आर को हम बराबर रख लें, मिसाल के तौर पे ये जो आर्क लेंथ है ये 5 मीटर है, ये जो रेडियस है ये भी 5 मीटर है, लेट सपोज। ठीक है, तो एस और आर बराबर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर था, एस और आर बराबर है तो आर बाय आर कर दिया हमने, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, लेट सपोज। ठीक है, तो अब देखिए 1 रेडियन की ये मेजरमेंट जो भी होगी ये हमने बता दी। अब इसी तरह ये कहता है कि अगर आर्क लेंथ
आर नहीं है बल्कि 2r है। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, यहाँ इन्होंने बताया ना कि 2r है, अगर एस 2r है तो 2r डिवाइडेड 2r डिवाइडेड बाय r, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 रेडियन। ठीक है, पहले क्या था 1 रेडियन, तो हम रेडियन मेजरमेंट कर रहे हैं एंगल की ना। इसी तरीके से यहाँ ये कहता है कि अगर 3r कर दो, 4r कर दो, 5r 6r, तो ये पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी, पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जनाब, अब यहाँ ये कहते हैं रेडियंस क्या है। 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होकर बनता हुआ आपके सामने आ रहा है। 1 radian is the measure of central angle of a circle such that the length of the arc between the initial side and the terminal side is equal to the radius of the circle। बात मैं बता चुका हूँ, पूरी जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है वो 360 डिग्री की होगी या फिर 2 पाई रेडियंस की होगी, यानी थीटा इज इक्वल टू आप 360 डिग्री कह लें, ये डिग्रीज में कैलकुलेशन है एंगल की, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई कह लें, ये रेडियन के अंदर मेजरमेंट है उस पूरी रेवोल्यूशन की, जो कि एक पूरा एंगल कंप्लीट होके वापस अपनी जगह आता है। ठीक है, एक पार्टिकल पूरा एक सर्कुलर पाथ को कवर करता है, वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। ठीक है, हमने एस इक्वल टू आर थीटा से इसको समझा। अब हम आते हैं फाइंडिंग अ रेडियन मेजर। देखिए कहते हैं कि फाइंडिंग द रेडियन मेजर ऑफ 1/3 ऑफ अ फुल रोटेशन, 1/3 बताइए फुल रोटेशन की। ठीक है, वन रोटेशन किसके बराबर है, 2 पाई आर के। वन रोटेशन सरगम फेरेंस की बात कर रहे हैं। देखो ये वन रोटेशन जब पूरा होता है, ये पूरा जब वापस अपनी जगह आएगा, तो हम सिर्फ एंगल की बात थोड़ी कर रहे हैं। सरगम फेरेंस की जो बाउंड्री का डिस्टेंस है वो तो 2 पाई आर है ना, एक रोटेशन, हाँ वो 2 पाई आर है ना। सरगम फेरेंस बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। रेडियस जितना बड़ा होगा सरगम फेरेंस उतना बड़ा होगा। गौर से देखो, ये रेडियस है, ये सरगम फेरेंस है, बढ़ा देते हैं, सरगम फेरेंस बढ़ गया, तो सरगम फेरेंस बेसिकली बराबर है 2 पाई आर के। ठीक है, तो वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई आर। पूरी जो आर्क लेंथ है बेसिकली अगर वो देखा जाए तो 2 पाई आर से बढ़ रही है। अब ये कह रहे हैं रेडियन मेजर ऑफ 1/3 ऑफ अ फुल रोटेशन, पूरी रोटेशन का 1/3 बताओ, तो पूरी रोटेशन कितनी थी 2 पाई आर, 1/3 होगा तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो एस इज इक्वल आर से 2 पाई आर डिवाइडेड बाई, द रेडियन मेजर वुड बी द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये आर्क लेंथ आ गई। ठीक है, अब इस आर्क सिंपल समझो आर्क लेंथ है क्या इस वक्त, सरगम फेरेंस है बेसिकली, सरगम फेरेंस इटसेल्फ है, उसका 1/3 मालूम करना था, तो 1/3 ऑफ 2 पाई आर कर दिया आपने। ठीक है, अब 1/3 ऑफ 2 पाई आर तो कर दिया आपने, अब उसके बाद 1/3 सॉरी 1/3, ये एक तरह से सरगम फेरेंस एस आ गया। ठीक है, अब ये कहता है रेडियन मेजर कैलकुलेट करना है, तो रेडियन मेजर क्या होता है, थीटा। रेडियन मेजर एंगल है ना बेसिकली, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एस बाय आर के। एस क्या है, एस क्या है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3, दिस इज एस, यही है ना, डिवाइडेड बाय आर। मेरे बच्चे बिलाल, थीटा बराबर है एस बाय आर के। एस क्या है, एस है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर होगा, कैंसिल आउट हो गया आर और आर। ठीक है, तो बचा क्या तुम्हारे पास 2 पाई बाय 3, ये रेडियन मेजर आ गया। ठीक है, अच्छा कर लो, कॉपी करने का कह रहे हैं, ये कॉपी कर ले।
सर इस क्वेश्चन में जी बेटा बोले। हमें 1/3 बताया हुआ था, तभी हमने आर्क लेंथ निकाली ना। अगर हमारे पास 1/3 नहीं होता तो हम नहीं निकाल सकते थे आर्क लेंथ पे। अगर हमें 1/3 जो बताया हुआ है उन्होंने, 1/3 ऑफ फुल रोटेशन। जी 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 1/3 इन्होंने बताया हुआ था ना, इसलिए हमने इसको किया 1/3 से। अगर वो कहते हैं फुल रोटेशन कैलकुलेट करें तो फुल रोटेशन जो है सर्कमफेरेंस होती ना। वो तो 2 पाई के बराबर हो जाती है। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर होता, आर से आर कैंसिल आउट हो जाता, सिंपल आपके पास 2 पाई के बराबर हो जाता। ये सही है। ठीक है, तो ये 2 पाई बाय 3 आ गया। अच्छा अब देखिए सर तो हमें एंगल निकालना था रेडियंस। ठीक है सर। इन रेडियन कैलकुलेट किया ना आपने, 2 पाई तो रेडियन का मेजर है ना, रेडियन में। देखिए एंगुलर कैलकुलेशन जो होती है, एंगल कैलकुलेशन, वो या तो रेडियन में होगी या फिर डिग्री में होगी। आप कैलकुलेटर में भी देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट यू कैन कैलकुलेट द एंगल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रेडियन और इन टर्म्स ऑफ द डिग्री। तो अब रेडियन सर स्क्रीन गायब हो गई है। वो स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है जनाब, आ गई होगी स्क्रीन। जी ये एक कन्वर्जन है। अरे यार ये वही कन्वर्जन है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, या आप अगर सॉरी मीटर को फीट्स में चेंज करना है, ये सब कन्वर्जन है ना। आप डिस्टेंस को डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर भी यही कह रहा है कि कन्वर्टिंग बिटवीन द रेडियंस एंड डिग्री, टू कन्वर्ट बिटवीन द डिग्रीज एंड रेडियंस यूज द प्रोपोर्शन। ये एंगल प्रोपोर्शन यूज करते हैं बेसिकली, बता रहा हूँ। थीटा divided by 180 is equal to theta in terms of radian divided by pi। ये कह रहा है, बता रहा हूँ ना, एक मिनट बिलाल मुझे मौका तो दो। ठीक है, ये कहता है कि ये जो थीटा है ना, मैं इसकी अब लॉजिक समझा रहा हूँ। कहता है कि थीटा जो है अगर एक कंप्लीट रोटेशन होगी तो वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। और थीटा की अगर एक कंप्लीट रोटेशन होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। इसने कहा कि थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कह लो या थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन कह लो, थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कह लो और थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन कह लो। तो थीटा बाय 180 जो रेशियो है, थीटा बाय थीटा आर, ये बेसिकली समझ लो यूं है, 2 टाइम्स ऑफ 180 और 2 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360, अरे यार एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है। थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, सॉरी आर इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, एस अपॉन थीटा के। समझ में आ रही है बात? यहाँ से देखें, आर इज इक्वल टू एस अपॉन थीटा के बराबर हुआ, आर वन कह लो थोड़ी देर के लिए, फिर R2 कह लो इज इक्वल टू एस बाय थीटा के बराबर हुआ। समझ में आ रही है बात? अब मुझे ये बताओ, क्या R1 और R2 डिफरेंट होंगे? नहीं, रेडियस तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, रेडियस तो सेम ही रहेगा। तो S बाय थीटा इज इक्वल टू एस बाय थीटा, ऐसे ही होगा। अब S1 बाय थीटा 1 कह लो और S2 बाय थीटा 2, तुम समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज ना, जो तुम कह रहे हो कि ये इक्विवेलेंट कैसे आ रहे, सही है। S1 बाय थीटा 1, S2 बाय S इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू एस अपॉन थीटा। ठीक है, हाँ। अब ये समझो कि S1 बाय थीटा 1, S2 बाय थीटा 2, एक रेडियन मेजर है और एक क्या है, डिग्री मेजर है। एक रेडियन मेजर है और एक क्या है, डिग्री मेजर है। तो तुमने क्या कहा कि
S1 एक तरह से समझो 2 पाई R1 के बराबर था, लेट्स सपोज, डिवाइडेड बाय थीटा 1 इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये थीटा R कह लो इसको, इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कह लो एक तरह से, ठीक है। अब मैं चेंज कर देता हूँ, यानी थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री डिवाइडेड बाय 360 को इस तरफ ले आता हूँ इज इक्वल टू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई को इधर ले आते हैं। आई बात समझ में, 2 पाई को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो सिंपल क्या हुआ, 2 इंटू 360 कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 180। ये चीज इन्होंने बताई। अब मैं आसान लफ्जों में बताऊं, ये जो इतनी लंबी डेरिवेशन बिलाल मैंने तुम्हें समझाने के लिए की है ना, इसके बजाय सिंपल एक बात याद रखो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, देखो समझना मेरी बात, वो कहता है एंगल है 40 हाँ 45 डिग्री एंगल है, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अरे भाई इधर देखो, सोना नहीं है, 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तुमने सिर्फ ये करना है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, रेडियन में कैलकुलेट हो जाएगा। यानी इसको इस तरह कह सकते हो, पाई तो रेडियन मेजर है ना, पाई 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इस तरह से होता है, ये समझना। रेडियन मेजर में क्या तुम समझते हो 1 डिग्री जो है 1 रेडियन के बराबर होता है? वही तो मैं बता रहा हूँ, जब ये तुम पूरा ये एंगल कंप्लीट करते हो तो अगर डिग्री, तो ये 180 होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू पाई, लेकिन ये इक्वल टू पाई नहीं होता। हाँ, इक्विवेलेंट टू पाई, नॉट इक्वल टू पाई। वो पाई रेडियंस के अंदर है, इसकी वैल्यू होती है 3.142 समथिंग, ठीक है। तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, इसकी कैलकुलेशन कर लो, बहुत सिंपल है, 3 1 3 5 15 3 6 18, ये कैंसिल आउट हुआ, 15 4 60, तो तुमने कहा 45 डिग्री इक्विवेलेंट है पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 की। आपने 45 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मुझे आई वांटेड टू कैलकुलेट द angle in terms of radian major, so we need to convert degree value in terms of radian, you have to multiply by pi by 180. This is the conversion of degree angle into the radian angle, and you can see from this formula कि थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर कैलकुलेट करना है, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैलकुलेट करना है, तो पाई को यहाँ ले आके मल्टीप्लाई करेंगे, पाई यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा, मतलब जो भी एंगल दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 180, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ जाएगा। गौर से समझिएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है ना ये बात? यही एंगल का फॉर्मूला लिखा है ना, मैंने भी यही काम किया, लेकिन क्या डायरेक्टली किया था, आप ये देख लीजिए, ये पाई यहाँ आपने सवाल किया, बेटा नाम क्या है आपका? मरियम। मरियम, गौर से देखिएगा, ये फॉर्मूला यस है ना, इन्होंने कहा है कि कन्वर्टिंग बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज का ये फॉर्मूला है, ये पाई यहाँ सर, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा वजह के। ये राइट साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप एक तरह से ये नहीं कह सकती पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा, ये इज इक्वल टू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब ये पाई आप मुझे बताइए कौन सा है, सॉरी ये थीटा कौन सा है? ये वो एंगल होगा जो इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन होगा, ये वो एंगल होगा जो इन टर्म्स ऑफ डिग्री गिवन होगा। आप कोई भी एंगल मुझसे बोलिए, आप कहिए सर 360 के मुझे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो हम क्या कहेंगे, पाई अपॉन 180, यहाँ पर क्या रख देंगे 360, अब इज इक्वल टू थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो 180 टू 2 पाई, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना आ गया 2 पाई। और हम सब जानते हैं ना, वी ऑल नो दैट कि रेडियन सॉरी पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब होती है तो एंगल थीटा या तो 360 डिग्री होता है या फिर 2 पाई होता है। मरियम बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर है।
इसी तरह इन्होंने यहाँ पर दिया था कि ये क्या 30 डिग्री को दिया था, नहीं 30 डिग्री, अच्छा ये कह रहे हैं अगर थीटा उल्टा कर देंगे। हाँ इन्होंने बिलाल ने भी क्वेश्चन किया, मैं खुद भी बताने वाला था वो बात कि ये तो था थीटा फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री क्या होगा बिलाल, ये तो कॉमन है ना, थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री divided by 180 is equal to theta in terms of radian divided by pi, यही है ना। तो अब तुम्हें मालूम करना है थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई, उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई बाय थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन सपोज करो 180 डिवाइडेड बाय पाई, और सपोज करो वो कहता है कि ये है तुम्हारे पास पाई बाय 3, क्या है पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 6 18, तो ये क्या हुआ थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। इज एवरीथिंग क्लियर? फाइंडिंग एन एंगल कोटर्मिनल, बता रहा हूं बेटा, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव एंगल थीटा दैट इज कोटर्मिनल विद एन एंगल मेजरिंग 800 डिग्री। गौर से देखना, ये कहता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई, थ्री 360 हो गया, फिर दूसरी एंगल रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई 720 हो गया, ठीक है। फिर ये आगे तक गया और यहां लाके रोक दिया इसको, सही है। तो 720 के बाद प्लस फॉर एग्जांपल उसने ये एंगल जो कंप्लीट किया वो 80 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया, तो 720 प्लस 80 800 के बराबर हुआ। अच्छा 800 के बराबर तो हुआ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो पूरी 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन को निकाल दें, खाली ये वाला जो एंगल है वो कितना है, तो वो तो आपके पास नजर आ रहा है 80 डिग्री, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव एंगल थीटा, ये जो लीस्ट एंगल है ना जो बराबर है कोटर्मिनल एंगल के, यानी पूरे 800 के, तो वो अगर निकालना हो तो मेजरिंग आप क्या कहेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 360, ठीक है। ये तो हमने यहाँ रोक दिया ना लाके, फर्ज करें ये जो मैं यहाँ लेके चला जाता, फर्ज करें यहाँ लेके चला जाता, तो ये क्या होता, ये मूव होता हुआ यहाँ तक आ जाता, ठीक है। और वो 180 नहीं होता, फॉर एग्जांपल वो होता 120 डिग्री, लेट सपोज 120 होता, तो मैं कहता 720 में 120 ऐड हो गया, तो ये 840 हो गया, ठीक है। 800 के बजाय रादर देन ये अगले क्वाड्रेंट में एंटर हो गया है। तो अब ये एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो 800 इज को टर्मिनल, 800 तो पूरा को टर्मिनल एंगल है ना, यानी एक टर्मिनल कंप्लीट हुआ, दूसरा टर्मिनल कंप्लीट हुआ और फिर वो आगे गया, तो को टर्मिनल विद एन एंगल विद मेजर अगर निकालें तो हम 800 माइनस 360, गौर से देखना, 800 माइनस 360 करोगे तब भी वो एंगल आ जाएगा 800 माइनस 360 करके 440, क्या आएगा 440। व्हाट इज 440, गौर से समझना, ये कंप्लीट हुई एक रेवोल्यूशन 360, ठीक है। और फिर ये इसको इस तरह बताता हूं, ये कंप्लीट हुई, फिर ये 80 पर आ गया, तो 360 के बाद इसने कितना कवर किया, 80 कवर किया ना, तो 800 टोटल था, माइनस 360 अगर करते हो तो क्या बनेगा 440, फुल रोटेशन माइनस कर दी उसने, तो 440 के बराबर आया।
बट 440 इज स्टिल ग्रेटर देन 360. 440 स्टिल किससे ग्रेटर है? और एंगल जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके दरमियान करनी है तुमको? 0 to 360 के दरमियान. तो 440 is still greater than 360, so we subtract and मतलब अगेन तुम्हें क्या करना होगा? 360 से सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो 440 minus 360 that is equivalent to 80 डिग्री. क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब तुम एक काम करो, 1200 कर दो इसको, 1200 कर दो, और 1200 के बाद 80 के बजाय तुम 30 डिग्री ले लो, लेट सपोज. वही ना जो एंगल की मेजरमेंट ये तुम्हें बता रहा है. अब मैं कैलकुलेट करूंगा ना, यहाँ इन्होंने दिया हुआ था ना कि ये 80 डिग्री एंगल है, लेट सपोज. तो अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर 1200 है तो 1200 का मतलब क्या होगा? एक रोटेशन कंप्लीट हुई 360, दूसरी रोटेशन कंप्लीट हुई 720, फिर तीसरी रोटेशन कम. समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. तो हम पहले 1200 में से माइनस करेंगे 360. आंसर देखो क्या आ रहा है. 1200 में 360 माइनस करेंगे 900, 900 and 840. अभी भी वो स्टिल 360 से ग्रेटर है. समझ में आ रही है बात? अरीबा आप क्या करूं? फिर क्या माइनस करूं 840 में से? हाँ, 360 दोबारा माइनस किया, फिर क्या आ रही है वैल्यू? 480. अभी भी स्टिल ग्रेटर है. तो अब 360 में से 480 में से माइनस करूंगा 360, 120. इसका मतलब ये एंगल है जो 120 डिग्री है. तो अब देखा जाए तो पता है ये क्या होगा? ये यूं होगा. दो रोटेशन के बाद ये यूं 120 डिग्री जो इक्विवेलेंट होगा. मतलब आप पता है इक्विवेलेंट कौन कौन से होंगे? इक्विवेलेंट होगा 1200, 840, 480 एंड 120. इस तरह से समझ में आ गई बात? अच्छा जनाब, इसके बाद ये कहते हैं फाइंडिंग एन एंगल को टर्मिनल विद एन एंगल मेजरिंग लेस देन 0. रोटेशन अब क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज हो रही है. हाँ सॉरी, उल्टा क्या गया. तो अब ये कहता है क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रही है, हम पहले तो यू मूव करते हुए जा रहे थे तो 360 हो रहा था. अब ये अगर फॉर एग्जांपल यू मूव करता है तो अब क्या होता है? तो वो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल से हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो कहता है सिंस 45 डिग्री इज हाफ एन एंगल, मेजर 45 डिग्री ऑन अ सर्कल एंड फाइंड अ पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल अल्फा सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है. -45 डिग्री में 360 डिग्री ऐड कर दो बस. अब आसान लफ्जों में पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये एक्सिस है ना तुम्हारे पास, अगर तुम यू मूव करते हुए जाओगे तो -45 डिग्री लो, और इस जगह पहुंचने के लिए एक तरीका यह है कि तुम या तो यू मूव करते हुए चले जाओ या पूरा यू मूव करते हुए आओ. तो वो कहता है अच्छा पूरा मूव करते हुए अगर यूं आओगे तो ये कितना एंगल होगा? तुमने कहा 90 ये होगा, 90 ये होगा, 180, 90 ये होगा, 270. ये तो समझ में आ रहा है. फिर ये वाला नहीं मालूम ना. तो इसका तरीका क्या है? ये पूरा कितना होता है कंप्लीट रोटेशन? 360 होता. 360 में से माइनस कर दो 45, तो वो 315 आ रहा है. इसका मतलब है ये वाला जो पूरा एंगल है 315 है. तो एक तरह से 315 इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ 45 डिग्री. आगे बात समझ. भी तरीका है, 360 माइनस करते रहोगे बार बार. वही ना, 360 माइनस करने के बजाय प्लस करते रहोगे ना. 360 को थोड़ी देर के लिए ले लो, -450 ले लो. पता है क्या हो रहा है? -450 का मतलब आप लोग भी, हाँ ये पूरी एक रोटेशन कंप्लीट की उसने. तो इसमें प्लस करो 360 डिग्री, -90 आ रहा है. -90 फिर दोबारा ऐड करो 360. अरे करेंगे ना,
बाहर वाला एंगल निकालना है ना, ऊपर वाला काउंटर एंटी क्लॉकवाइज 270. 270। तो -90 डिग्री देखो तुम कैसे जाओगे, यूं जाओगे, यहाँ पर आके रोकोगे, ये -90 हुआ क्लॉकवाइज में, और अगर एंटी क्लॉकवाइज यूं देखना चाहो तो तब भी तो इसी जगह आओगे, और यहाँ आने के लिए तुम्हें 90 90 90 दैट इज इक्वल टू 270। आगे बात समझ। फाइंडिंग द को टर्मिनल एंगल यूजिंग रेडियंस, ये सवाल सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। सर जैसे आपने 315 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -45 डिग्री किया, राइट? जी जी। तो अभी जो आपने एग्जांपल ली इसमें -90 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 270। क्या होगा? 270। 27. ओके सर, माइनस थैंक यू। 90 आपको जिस जगह लेके जा रहा है, 270 भी आपको उसी जगह लेके आ रहा है। देखिए जिन्होंने अभी सवाल किया था कि -90 किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, गौर से देखिएगा, ये जो एंगल है, ये अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो कितना होगा, -90 होगा ना जी बेटा। Excuse me, sir. राबिया मैं ये कह रहा हूँ ये -90 होगा ना अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो। जी सर। अच्छा अब आप किस जगह पहुंच गए, इस जगह पहुंच गए, लेट्स सपोज, ठीक है। इसी को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, कितना हुआ 90, यहाँ पहुंच गए। पॉजिटिव 90, यस सर। फिर उसके बाद इस जगह लेके जाता हूँ तो कितना 180. 180। फिर उसके बाद इस जगह लेके जाता हूँ, अब अपनी मैं रिक्वायर्ड पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये फिर कितना हुआ। Oh, right, I got it, sir. Thank you so much. अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन आप जरा देख लें गौर से, क्या क्या है ये, इसको जरा पढ़ लें और इसकी कैलकुलेशन भी देखें। Excuse me, sir. मेरा क्वेश्चन है। जी बेटा बोलिए राबिया। सर लेट्स सपोज हम कोई सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं ये एंगल्स लेके ना, तो अगर उसमें हम -45 डिग्री लेंगे तो हमारा डिफरेंट आंसर आएगा, और 315 लेंगे तो हमारा डिफरेंट आंसर आएगा। तो इसका कोई फर्क पड़ता है उस पे इक्वेशन? अगर लेट्स सपोज हम कोई इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उसमें हमने इस एंगल को लेना है, तो उसमें डिफरेंट आंसर आएगा ना, -45 ने या आप जरा 315 कैलकुलेट ने? करके देखें, साइन ऑफ -45 और साइन ऑफ 315, जरा काइंडली कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ डिग्री। सर कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। हाँ बिलाल कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ 315। Sir, it's -0.707. Sin -45 का साइन -45 का आंसर आ रहा है 707. 0.70। 0.07. इसी तरह Yes sir, माइनस में आ रहा है। 315 तुमने -45 माइनस डाल के किया था। -707 सर, माइनस अगेन वही सेम आंसर आ रहा है, -0.707। ऊपर भी माइनस में आ रहा है सर, ऊपर साइन -45 का भी। आगे बात समझ में, दोनों का सेम आंसर तो आ रहा है। अभी राबिया ने क्वेश्चन किया था ना ये सर राबिया ने किया। आगे आपकी बात। जी सर अभी समझ में आ गया मुझे। ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग खुद देखो, बोल बोल के थक गया मैं, जरा आप थोड़ा सा आप इसको पढ़ लें जरा। सर तो फिर जब भी हमें फाइंड करना होगा तो हम साइन ही लगाएंगे, कोई दूसरा नहीं लगाएंगे, जैसे कोसाइन या दूसरा कोई? नहीं कॉस भी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक तब भी सेम आ जाएगा सर। जी एग्जैक्टली सेम आएगा। फिर आप यूं रखेंगे कॉस ऑफ समथिंग और साइन ऑफ समथिंग, लेकिन वो असल में थोड़ी सी मुझे उसके लिए कुछ और चीजें भी बतानी होंगी कि साइन कब किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, टेंजेंट किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये चीज हमें बतानी होगी। अच्छा तो हमें वो चीज है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ये कोटर्मिनल एंगल देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, सोल्यूशन भी आपके सामने है, इसकी लॉजिक को पढ़ लें। मैं भी बोल रहा हूँ आपके साथ समझाने के लिए, तो मैं चाह रहा था पहले सर इसमें जरूरी है कि 2 पाई से कम हो एंगल?
जी 2 पाई से लेसर होना चाहिए। 2 पाई हो गया तो बेसिकली 2 पाई तो हिट कर दिया ना उसने एक तरह से जीरो को, दोबारा जीरो को हिट कर दिया ना, इसलिए 2 पाई लेते हैं हम एक रोटेशन को, 0 से 2 पाई लेते हैं, वरना तो एक आदमी कहेगा 0 to 0 आ गई एक रोटेशन, 0 to 0 नहीं आती, 0 to 2 पाई आती है। 2 पाई का मतलब वो हिट कर रहा है, अभी हिट किया नहीं है उसने। कंफ्यूज ना हो, ये 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये पूरा जब इसको बिल्कुल हिट कर रहा होगा ना तो इसने इस तरह से ये 2 पाई कंप्लीट किया और वापस आ गया इस पोजीशन पर, तो एक रोटेशन ने असल में 2 पाई के बराबर वैल्यू हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो सर फिर माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग? उसने खुद क्या कहा है 19 पाई बाय 4 को टर्मिनल है ना ये, ठीक है। तुम अभी ऊपर मालूम कर रहे थे को टर्मिनल इन टर्म्स ऑफ डिग्री, को टर्मिनल एंगल मालूम कर रहे थे को टर्मिनल की हेल्प से इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, वहां थीटा की वैल्यू क्या दी थी, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 360 डिग्री, यही दी थी ना। अब तुम्हें इन टर्म्स ऑफ रेडियन मालूम करना है। अच्छा मुझे ये बताओ पूरी रोटेशन किसके बराबर होती है, 2 पाई के, और यहाँ क्या दिया हुआ 19 पाई बाय 4, डेफिनेटली ये एक रोटेशन से ज्यादा है, एक रोटेशन से ज्यादा है, तो 2 रोटेशन से भी ज्यादा होगी, तो तुम ये कहोगे 19 पाई बाय 4 माइनस ऑफ 2 पाई, एक रोटेशन माइनस करते हैं, एक रोटेशन माइनस करते हैं, तो एक रोटेशन माइनस करूंगा तो 19 पाई माइनस 2 पाई, 19 पाई बाय 4 माइनस 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 11 पाई बाय 4, दिस इज स्टिल ग्रेटर देन 1 रोटेशन। फिर मैं इसमें से माइनस करता हूँ 2 पाई, तो 4 to the 8 pi, that is equal to 3 pi by 4, 3 pi by 4 is less than 2 pi, ठीक है। तो ये एंगल आया आपके पास, एनी कंफ्यूजन? सही है सर। ये देखिए, ये इस डायग्राम को देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लीज ऑब्जर्व करें इसको जरा गौर से, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, देखिए सर अगर हमें बोले कि कैसे इस एंगल को निकाल के डिग्रीज में कन्वर्ट करें तो हम पाई की जगह 180 सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। जो आपने क्वेश्चन किया है ये मैं बता देता हूँ, आपका आ क्या रहा था एंगल 3 पाई बाय 4 आ रहा था ना, इसको 180 में जी पाई सर। से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिलेशन, नहीं अभी फिलहाल इतना तो हो रहा है, ये 90 45 45 इंटू 3 135 डिग्री, तो 19 मतलब एक तरह से 19 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 135 डिग्री, सब पे सेम आंसर आया, समझ गए बात। ओके सर। आर्क लेंथ ऑन अ सर्किल, ये भी बता चुका हूं मैं, एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर है ना, ये रहा, जिसको हम अभी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू थीटा, दो बातें। यस सर। वैल्यूज डिफरेंट होंगी बेटा, हाँ, एस आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ का यूनिट होगा इन टर्म्स ऑफ मीटर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। वो कहता है कि आर थीटा को इन टर्म्स ऑफ रेडियन रखो, तो तुम पाई की वैल्यू लोगे, से डिफरेंट आंसर आएगा।
लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां बताएंगे कि आर्क लेंथ जो कैलकुलेट हुई है बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ रेडियन कैलकुलेट हुई है, ठीक है। और अगर वो कहता है कि थीटा को इन टर्म्स ऑफ डिग्री रखा है, तो फिर हम मेंशन कर देंगे कि इन टर्म्स ऑफ डिग्री हुई है, तो फिर खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा कि आर्क लेंथ की वैल्यू डिफरेंट आ रही है या क्या आ रही है। दूसरी बात ये कि इस तरह की कैलकुलेशन में हम ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर में कैलकुलेट। तुमने सवाल किया था कि क्या रखेंगे, तो मैंने बताया उसका जवाब कि हम नॉर्मली रेडियन मेजर में रखते हैं। रेडियन मेजर में कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारा एक समझो स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर में हम बात करते हैं या किलोमीटर में हम बात करते हैं। वो कहता है नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट करो, तो तुम का कन्वर्जन तो कर सकते होगे, लेकिन कॉमनली जो तुम कैलकुलेट करते हो वो क्या कैलकुलेट करते हो, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर कैलकुलेट करते हो। इवन माइल्स में भी हम नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन स्टिल कन्वर्जन तो है ना, मौजूद तो है। अगर तुम्हें मैं इस तरह कहता हूँ कि 350 माइल्स पर आवर, तो तुम ये तो नहीं कह सकते, ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना इस बात पर। ये बात बताओ। फाइंड इन, ये पूरी टर्म मैं आपको ऊपर ही समझा चुका हूँ। c इज इक्वल टू 2πr। बेसिकली सरकमफेरेंस तो रेडियस के प्रोपोर्शन है ना, प्रोपोर्शनल है। और जब मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो ये 2π आ जाएगा, ठीक है, 2π आ जाएगा। सरकमफेरेंस का रेडियस के साथ जो भी वो है ना, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है, ये हमेशा जो है वो, सॉरी, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। तो ये पाई के, इसका जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो जो है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2r का जो रेशियो है ना, वो हमेशा 3.142 के बराबर होगा। आप कहीं पे भी लेके देख लें, ये रेशियो हमेशा जो है वो 3.142 के इक्विवेलेंट होगा। कितना ही बड़ा सर्कल हो, कितना ही छोटा सर्कल हो, ठीक है। हाँ, तो रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, 2.58 मिलियन माइल डिवाइड बाय 36 मिलियन माइल, 0.07। ये कन्वर्जन बताई थी इन्होंने एक वैल्यू की, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, आइए इसको समझते हैं क्या चीज है। ये कहता है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सेक्टर ये है आपके पास, दिस इज अ सेक्टर, ठीक है, दिस इज अ सेक्टर। अब ये कहता है कि रेडियस कितना है इसका, आर यूनिट, सबटेंडेड बाय एन एंगल, एंगल थीटा बना रहे हैं। मरियम, क्या नाम था इनका, इन्होंने भी सवाल पूछा ना, मरियम, मारिया। हम ना वहां प्रेजेंट है, कैन यू हियर मी? हम ना सो रही हैं हम ना। सर चैट में उन्होंने यस लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए देखते हैं द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, ये इस सेक्टर को बना ली, केक काट रहे हैं, गोल सा केक है, और उसमें से एक पीस आपने, एक स्लाइस निकाल लिया आपने, तो उसको क्या कहेंगे, एक तरह से सेक्टर बन रहा है ना। और ये सेक्टर आ कहाँ से रहा है, निकल के कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल के आ रहा है, पूरे पूरे सर्कल में से निकल के आ रहा है। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, ये है ना, ठीक है। एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा खुद किसके इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा खुद किसके इक्वल होता है, ऊपर हमने अगर इस डेरिवेशन से करें, एस 22/7। नहीं, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर के बराबर होता है ना, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, तो अब ये मुझे बताइए कि एरिया इज इक्वल टू सॉरी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो थीटा इज इक्वल टू सॉरी एक मिनट, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर देखिए इन्होंने एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया है, ये बता दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर मालूम करना हो ना तो वो इसके बराबर होता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट करना बताऊं। एरिया ऑफ वही कर रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर। मैं डेरिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड जरा सा होल्ड। हाँ हो गई। ठीक है, मैं फिर समझाता हूँ ये डेरिवेशन। पहले आप सवाल पूछ लें। सर ये जो आपने सारे क्वेश्चंस लिए ये क्विक नोट्स ऊपर लिखा आ रहा है, तो आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए राइट? जी जी, ये क्विक नोट्स तो सर प्लीज आप ये पीडीएफ हमें भेज सकते हैं ग्रुप में, बेटा मैं तो हर क्योंकि लास्ट टाइम जो आपने भेजी थी वो तो ओपन नहीं हो रही है ना। अपलोड नहीं हो रही। अपलोड तो क्यों, ये लेक्चर 6 तक की अपलोड है बेटा। ये नोट्स भी अपलोडेड है सर? जी जी, नोट्स अपलोडेड हैं। और ये क्विक ऑलराइट नोट, ऑलराइट। ये जो क्विक एक्चुअली नोट मैं बुक से पढ़ रही थी तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी सर, मुझे नहीं समझ नहीं आ बिल्कुल रही नहीं थी, मुझे नहीं बिल्कुल पता था नहीं। कि आपने अपलोड किए हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए। आपने आप समझ सारे स्टूडेंट्स मेरी बात सुने। ये पहले तो मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा क्विक नोट्स में लिखा हुआ है, ये तो वन नोट जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर क्विक नोट्स लिखा हुआ है। ये इसका सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, ये मैंने नहीं लिखा ना मेरे नोट्स में कहीं लिखा हुआ है। पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये जो लेक्चर नोट्स हैं ये हर लेक्चर के पूरे पूरे चैप्टर को मैंने समराइज किया है, पूरे पूरे चैप्टर को। लेक्चर 1 का मतलब है चैप्टर 1 की का पूरा मतलब एक रिव्यू, और उसके अंदर हर चीज जो जो कुछ है वो सब कंप्लीट। लेक्चर 2 का मतलब है चैप्टर नंबर 2 की पूरी समरी है, पूरा सेंट्रल आइडिया है उसके अंदर। हर तरह के क्वेश्चन, थ्योरी, की पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, each and everything is incorporated in the lecture 1 और lecture 2 और lecture 3 and something। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर 6। लेक्चर 5 तक LMS पे अपलोडेड है, एक एक चीज अपलोड है। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेक्चर 6 पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर 7 पढ़ा रहा हूँ। आज लेक्चर 7 पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर 7 का मतलब है चैप्टर 7 का एक एक पॉइंट इस लेक्चर 7 के अंदर है। अब आपने क्या करना है, और लेक्चर में खुद दे रहा हूँ, पूरा पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। आपने करना ही है बेटा, इस लेक्चर 7 को LMS से डाउनलोड कर लें अपने पास और क्विकली पूरा इस लेक्चर को दोबारा पढ़ लें। आपको बुक का पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आप ओके सर, थैंक अटेम्प्ट यू करें, सो मच। उसके बाद आप अटेम्प्ट करें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्या अटेम्प्ट करें आप? एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये पूरा लेक्चर आपको हेल्पफुल होगा। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें आपको कुछ कंफ्यूजन होंगे, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को लिख के या वॉइस नोट की फॉर्म में आप मुझे या टीए को, नकीबा जो हमारी टीए हैं, उनको सेंड कर दो। वो आपको उसके सॉल्यूशंस भेज देंगे, आपको क्लियरली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब हम आते हैं इस डेरिवेशन की तरफ जो मैं कराना चाहता हूँ।
समझ में आ गई तुम्हारी? ओके, और से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सायरा, राबिया, हमना, जितने भी लोग हैं, ठीक है, गौर से समझिएगा, ये फॉर्मूला आसमान से नहीं आया, ना जमीन से निकाला है हमने, ये फॉर्मूला ड्राइव किया। कैसे ड्राइव किया, गौर से देखिए। ये कहता है एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना चाहता हूँ, आई वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब वो जो केक में से स्लाइस निकाल लिया है ना तुमने, उसका एरिया क्या है, कैसे कैलकुलेट करना। तो तुम ये कहते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्किल, कहाँ से आया है, आया तो सर्किल में से था, ठीक है, इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया थीटा ऑफ सेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर्किल का थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसा ही है। एरिया ऑफ सेक्टर, या हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ऐसा ही है। यस सर। एरिया ऑफ, रुक जाओ बिला, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 2 पाई ये है, मल्टीप्लाई बाय थीटा ऑफ सेक्टर, ऐसा ही है। पाई यस से सर, पाई कैंसिल आउट हो, पाई कैंसिल, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 आर स्क्वायर, कहाँ से आ गया, थीटा, थीटा ऑफ सेक्टर, यस पाई तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जरा। अब इसको अरीबा याद रखना, पेज नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया, बिलाल याद रखना पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। अब 10 मिनट 5 मिनट है, आप लोग कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ। तुम कैटेगोरिकली मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजो आज उसके, पक्का, क्या मतलब सुबह से रात तक क्वेरीज आती रहती है, एक एक क्वेरी को रिजॉल्व करता हूँ बेटा। सर। जी बेटा, सर आज की वीडियो आप कब तक यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? मैं अभी आपके साथ शेयर कर लूँ? जी सर। मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। सर क्लास एंड हो गई, मैं शेयर मतलब कर रहा हूँ, एक लेक्चर मिनट, खत्म? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो अभी जो बच्चों ने कहा है ना, ओके ओके सर, मैं ठीक अभी है। शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कहाँ शेयर होता है, रिसोर्सेज में शेयर होता नहीं, ड्रॉप बॉक्स में शेयर, रिसोर्सेज में होता है। रिसोर्सेज में होता है सर। जी जी जी, अपलोड फाइल्स, लेक्चर नंबर 7 बेटा चेक कर लें। ओहो, यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड नजर आ रहा है, 3 और 7, 3 4 5 6 नहीं है। सर बाकी वीडियोस यूट्यूब पे है आपकी। अच्छा सर मैम तो यूट्यूब का लिंक भेज रही है, जी मैं जी अकीबा सर, मैम। हम मैं यहाँ पे भी अपलोड कर रहा हूँ, अच्छा सर। मैं यहाँ भी अपलोड कर और रहा हूँ, लेक्चर 1 लेक्चर। शायद से अपलोड नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वो यूट्यूब के लिंक्स हमें भेज रही थी, यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करके। मैं भी यहाँ से वो अरीबा बता रही है कि बाकी सारे लेक्चर गूगल ड्राइव पर है, लेकिन मैं यहाँ भी अपलोड कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। 3 4 5 6
ओके, अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि सारे लेक्चर आ गए। थैंक यू Thank you, सो मच sir. सर। हाँ, सायरा, बिलाल, अरीबा, सारे लेक्चर आ जाएंगे, सारे लेक्चर कंप्लीट आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करा के भी दिखा दूं उनको। ये देखिए बेटा, अब आपके पास आ गए। Thank you so much, sir. ठीक है, और सर बस हमारे ये जो आपने नोट्स अपलोड किए लेक्चर्स हमारे, वो इनफ है ना सर हमारे अब पेपर आपके के क्विक लिए? लेक्चर हो गया, एक तरह से क्विक रिव्यू हो गया, पूरे चैप्टर का क्विक रिव्यू हो गया। ओके सर, बस वही हम कर ले तो काफी है ना सर फाइनल्स के काफी लिए? है का मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगी, अगर एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेती हैं और आप सक्सेसफुली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हैं, वो चीज काफी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।